ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सी फैब 6 एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है एंड आई एम गोइंग टू बी योर ट्यूटर फॉर द कोर्स ऑफ एडवांस ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, आपके सामने इस वक्त जो है वो आई कैप का सी फैब 6 का सिलेबस जो है वो ओपन है। और उस सी फैब 6 के सिलेबस के अंदर जो है बेसिकली मैं करूँगा कुछ इस तरह से कि मैं आप लोगों को इस सी फैब 6 के सिलेबस के थ्रू थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करूँगा विद रिस्पेक्ट टू दी सिलेबस के यार इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि सी फैब 6 के अंदर इंक्लूडेड हैं। और एट द सेम टाइम जो है सी फैब 6 को पास करने के लिए क्या क्या आपको जो है ना वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। देखें, सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरीके से कि आई कैप जो है वो क्या करता है। आई कैप हर अटेम्प्ट के लिए एक अपडेटेड सिलेबस पब्लिश करता है। और उसका जो अपडेटेड सिलेबस पब्लिश करने का मेजर रीज़न और मेजर पर्पस होता है वो ये होता है कि आई कैप ये चाह रहा होता है कि यार स्टूडेंट्स को जो है ना जो भी एक चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, लॉ की चेंजेस हैं, लॉ की इफेक्टिवनेस डेट है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को अपडेटेड जो है ना वो एक कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर मिल जाए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो है क्या बोलते हैं कि किसी सिलेबस के अंदर कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यू वुड फाइंड दिस डॉक्यूमेंट ऑन द आई कैप वेबसाइट, जो कि सी फैब सिलेबस विंटर 2023 का होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो सी फैब का पेपर विंटर 2023 में नहीं दे रहे होंगे, सी फैब 6 का, बल्कि वो पेपर दे रहे होंगे किसी और अटेम्प्ट के अंदर। तो उनका सबसे पहले सवाल ये आएगा कि यार ये क्या रेलेवेंट है हमारे लिए या नहीं है। तो भाई देखो, बात सारी है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती ऑडिट के अंदर। आती है तो एक छोटी बहुत नॉमिनल सी चेंजेस आ जाती हैं। दिस कोर्स इज प्रिटी मच गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू पीपल, एंड व्हाट इज सिंपली गोना हैपन इज दैट कि हम अगर कोई अपडेशंस आ जाती हैं, वो स्टूडेंट जो कि मे बी समर 2024 में जिनकी अटेम्प्ट हो रही है, या मे बी जो कि विंटर 2024 में अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी वी आर गोना अपडेट दिस कोर्स ताकि आप लोगों को एक रेलेवेंट जो है वो गाइडेंस, अपडेटेड गाइडेंस मिल जाए। अच्छा जी, तो सी फैब 6 डबल ए आर एस के अंदर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, और डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि यार देखो, एक चीज़ याद रखना कि अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि यार क्या हम जो है वो डबल एफ आर और ऑडिट का पेपर एक साथ दे दें। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट का ये सवाल होता है, और उनका ये जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के पीछे जो एक मेजर रीज़न होता है, वो मेजर रीज़न ये होता है कि MSA 1 जो आपका आगे पेपर है वो अनलॉक होता है डबल एफ आर और डबल आर एस पास करने के बाद। सो दैट मीन्स अगर आप सी फैप 1 और सी फैप 6 पास करते हैं तो आपका कहीं जाके जो है वो MSA 1 अनलॉक होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि यार क्या हम जो है वो ये दोनों पेपर्स एक साथ दे दें। तो मैं चाहूंगा कि बिफोर आई गो ऑन टू द ऑडिट, मैं यहाँ पे इस टोटल कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी बात करूँ। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑडिट है ना, वो ऑडिट वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे अकाउंटिंग एंड होती है। जहाँ पे अकाउंटिंग की एंड होती है वहां पे ऑडिट की शुरुआत होती है। तो मतलब पॉइंट है इसके जो है, जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होगी, जहाँ पे जो है वो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना खत्म करेंगे, वहां पे ऑडिटर का काम शुरू होता है। क्योंकि ऑडिट क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि ऑडिट एक्चुअली होता है कुछ तरीके से कि इफ यू वुड जस्ट रिमेंबर दिस ऑडिट, तो ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑडिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑडिट इज बेसिकली एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ऑडिट इज एन एग्जाम्पल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, or obviously with an objective to express an opinion. So basically ऑडिट की शुरुआत कहाँ पे होती है? ऑडिट की शुरुआत वहां पे होती है जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होती है। मैं रिपीट करता हूँ, ऑडिट की शुरुआत वहां पे होती है भाई जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होती है। तो द मोमेंट अकाउंटिंग इज गोना एंड, द ऑडिट इज एक्चुअली गोना स्टार्ट ऑफ। सही है जी। अच्छा, अब देखें, अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना और थोड़ी सी बात देखना। बेसिकली होता यह है कि इस बात को समझते हुए आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई अगर आपने जो है वो ऑडिट का पेपर पास करना है,
तो उस ऑडिट का पेपर पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग की समझबूझ होना भी जरूरी है। अगर आपने ऑडिट का पेपर पास करना है तो उस ऑडिट का पेपर पास करने के लिए आपको अकाउंटिंग की समझबूझ होना भी जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंटिंग की समझबूझ नहीं है तो आप ऑडिट का पेपर नहीं पास कर सकते, नो मैटर व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यार ये जो सी फैब 1 और सी फैब 4 है, अगर इन दो सी फैब 6 है, इन दोनों पेपर को अगर एक साथ देते हो सेम अटेम्प्ट के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक साथ नहीं देते तो आप सी फैब 6 सिर्फ उस सूरत में लीजिएगा जब आपने सी फैब 1 पढ़ा हुआ हो। बिकॉज अगर आपने सी फैब 1 नहीं पढ़ा हुआ होगा, आपने एफ आर नहीं पढ़ा हुआ होगा, आप ऑडिट का पेपर चाहे कुछ कर लो, आप ऑडिट का पेपर नहीं पास कर सकते, नो मैटर व्हाट हैपेंस। सही है जी, तो एक चीज ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं और मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि अगर मैं मजीद यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो मैं आपको एक बात ये कहता हूँ कि यार देखो, हम आते हैं यहाँ पे और सी फैब 6 के सिलेबस के ऊपर आते हैं। बट बिफोर आई गो ऑन टू सी फैब 6 सिलेबस, तो मैं चाहूंगा कि मैं ज़रा थोड़ा सा क्विकली आपके साथ रिकॉल कर लूँ अबाउट IAASB। व्हाट इज दिस IAASB? तो आपका इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है। क्या चीज़ है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो IAASB क्या है? जिस तरह से हम लोग जब IFRS पढ़ते हैं तो IFRS को इशू करने वाला जो इदारा है उसका नाम है IASB। वैसे खैर अब उसका नाम चेंज हो गया, IFRS फाउंडेशन हो चुका है, बट उसका नाम है IASB। इसी तरह से ये इदारा है जिसका नाम है IAASB, विच इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है, इसकी मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसमेंट्स हैं। वो क्या मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसमेंट्स हैं? वो मुख्तलिफ तरह की प्रोनाउंसमेंट्स में इसके पास एक प्रोनाउंसमेंट है, उसको हम कहते हैं आइजा। उसके अलावा जो इनकी दूसरी प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं ISRE। फिर जो तीसरी प्रोनाउंसमेंट्स है उसको हम कहते हैं ISAE। और आखिरी जो चौथी प्रोनाउंसमेंट है वी कॉल दैट ISRS। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स, क्या होती हैं और क्या नहीं होती, इन तमाम की तमाम चीज़ों को वन बाय वन ज़रा डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइजा, तो एज द नेम सजेस्ट, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि आइजा इज सिंपल योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी आइजा। देन फिर हम उसके बाद बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ISRE। तो ISRE क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेज। उसके बाद देन हम मजीद बात करते हैं, तो मजीद जो आपके पास है वो क्या है? तीसरा, दैट इज एक्चुअली ISAE। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और जो आखिरी चौथा है दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सो मैं रिपीट करता हूँ, जो चौथा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है। अच्छा, आपके सी फैब 6 के कोर्स के अंदर जो ये चारों के चारों एग्जामिनेबल हैं, चाहे वो आइजा की बात हो, चाहे वो ISRE की बात हो, चाहे वो ISAE की बात हो, चाहे वो ISRS की बात हो, चारों के चारों एग्जामिनेबल हैं आपके सी फैब 6 के कोर्स के। नाउ लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन कि यार ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती हैं और कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है? एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट करने के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होता है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड रिव्यू एंगेजमेंट। बिफोर आई गो ऑन, आई वुड एक्चुअली टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। तो मैं चाहूंगा कि मैं जो ना एक थोड़ा सा डिफरेंस आइडेंटिफाई करूं कि यार एक ऑडिट में और उसके साथ साथ एक रिव्यू के अंदर मेजरली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले एक डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करूं कि यार ऑडिट में और रिव्यू में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो देखें, जो ऑडिट होता है ना, वो ऑडिट होता है फुल स्कोप, और जो रिव्यू होता है वो रिव्यू होता है लिमिटेड स्कोप।
ऑडिट में क्या करे जाते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, और रिव्यू के अंदर लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। और जो आखिरी तीसरी बात है, वो तीसरी बात ये है कि जब हम ऑडिट और रिव्यू की बात करते हैं तो उसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो तीसरा कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से है कि ऑडिट के अंदर हम बेसिकली जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। और रिव्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिव्यू के अंदर ये होता है कि रिव्यू के अंदर एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है। आई रिपीट, रिव्यू के अंदर क्या होता है, रिव्यू के अंदर नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। तो मैं रिपीट करता हूँ, ऑडिट और रिव्यू के ये डिफरेंसेस जब समझ में आएंगे तो हम बात करेंगे कि यार ये रिव्यू एंगेजमेंट्स क्या होती हैं, ये ऑडिट एंगेजमेंट्स क्या होती हैं। पहले डिफरेंसेस जरा समझ, देखो आप ये समझ लेना कि ऑडिट जो होता है ना, वो ऑडिट एक महंगा काम होता है, और जो रिव्यू होता है वो रिव्यू एक सस्ता काम होता है। इट्स अ रिलेटिवली चीपर एक्सरसाइज, इट्स अ रिलेटिवली चीपर एक्सरसाइज। So basically what happens is that why is audit an expensive exercise? Why is review a cheaper exercise? Because उसकी रीजन ये होती है कि जब ऑडिट परफॉर्म किया जाता है तो वो फुल स्कोप होता है। फुल स्कोप होने का मतलब कुछ तरीके से होता है कि आप बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 100% एलिमेंट को डिटेल में जाके टेस्टिंग करते हैं। दैट इज व्हाट द ऑडिट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। बट व्हेन इट कम्स टू द रिव्यू, तो रिव्यू होता है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब ये होता है सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से आप देख लेंगे। दैट इज व्हाट द ऑडिट, दैट इज व्हाट द रिव्यू एंगेजमेंट इज जनरली गोइंग। देन फिर इसके बाद कंप्लीट प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात याद आ रही होगी अपनी पुरानी ऑडिट की चीज़ों से। वो ये है कि जी मुख्तलिफ तरह के जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, उस मुख्तलिफ तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स को हम कहते हैं AEI²OU। नाउ व्हाट इज दिस AEI²OU? तो इसमें आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर भी आ जाती है, आपके पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आ जाती है, आपके पास इंक्वायरी भी आ जाती है, आपके पास इंस्पेक्शन भी आ जाती है, आपके पास ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है, और आपके पास रिकैलकुलेशन भी आ जाती है। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर्स जो है वो हम परफॉर्म करते हैं जब हम एक ऑडिट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम प्रोसीजर्स एक ऑडिट में परफॉर्म हो रहे होते हैं। वेरएज जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू के अंदर लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं, और रिव्यू के अंदर जो लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं, उस रिव्यू के अंदर लिमिटेड प्रोसीजर्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वो रिव्यू के अंदर लिमिटेड प्रोसीजर्स ये होते हैं कि इस लिमिटेड प्रोसीजर्स के अंदर ये होता है मामला कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी और इंक्वायरी के साथ साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये दो चीजें परफॉर्म करना रिव्यू के अंदर मैंडेटरी हैं। इसके अलावा बाकी प्रोसीजर आपकी अपनी मर्जी होती है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म यू परफॉर्म, अदरवाइज बस दो चीजें प्रोसीजर्स मैंडेटरी होते हैं। तीसरी बात, ऑडिट के अंदर जो है ना, क्योंकि ऑडिट एक फुल स्कोप होता है, तफसील में किया जाता है, डिटेल में किया जाता है, तो ऑडिट के अंदर जो ओपिनियन देता है एक ऑडिटर, ऑडिट के अंदर ओपिनियन जो देता है वो ओपिनियन हमेशा एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन? तो उसको मैं समझाता हूँ कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होता है। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर ये बात करता है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर। वेयर जब नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है तो उस नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में ये बात की जाती है कि नथिंग हैज कम टू our attention that causes us to believe that financial statement do not give a true and fair। तो बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, एक होता है आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन, एक होता है आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन और नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में फर्क क्या है कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर। नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर आए बाएं शाएं करके बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया, उसने लिमिटेड काम किया है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन देखी है, लिमिटेड चीजें देखी हैं,
तो बातें यही कर रहा है कि जी हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसकी बेस पे हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। आप समझ रहे हैं? हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि जिस पे बेस पे हम कहें कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। तो बेसिकली याद रखिएगा एक चीज हमेशा, वो ये है कि ऑडिट और रिव्यू के अंदर जो मेजरली डिफरेंसेस होते हैं, वो मेजरली डिफरेंसेस ये होते हैं कि ऑडिट एक फुल स्कोप एक्सरसाइज है, रिव्यू एक लिमिटेड स्कोप एक्सरसाइज। अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताता हूँ कि कहाँ पे ऑडिट इस्तेमाल होता है और कहाँ पे रिव्यू इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली देखें जरा समझिएगा, वो ये है कि जो ऑडिट्स होते हैं ना, वो ऑडिट्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं कि जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं तो उस ऑडिट के केस के अंदर याद रखिएगा कि ऑडिट जनरली स्पीकिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। बगैर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के जनरली कंपनीज ऑडिट नहीं करवाती। लेकिन जो रिव्यू होता है ना, वो रिव्यू कैन बी बोथ, स्टैट्यूटरी, कैन बी नॉन स्टैट्यूटरी। रिव्यू दोनों चीज हो सकती है, रिव्यू स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, रिव्यू नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं जरा स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी की थोड़ी सी बात करता हूँ। देखें, होता क्या है कि जब कंपनी क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, मैं रिपीट करता हूँ, जब एक कंपनी क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो क्वार्टरली प्रिपेयर होने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये होता है, मैं रिपीट करता हूँ, जब भी कंपनी क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो क्वार्टरली प्रिपेयर होने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई होता कुछ तरीके से कि वहां पे ऑडिट नहीं कराया जाता, वहां पे रिव्यू कराया जाता है। यानी कि सरसरी तौर पे देखा जाता है, तफसील में घुस के नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि भाई ऑडिट एक महंगी एक्सरसाइज है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जस्टिफाई नहीं होगा। अच्छा, और जब हम बात करते हैं अबाउट द ऑडिट दिस रिव्यू बीइंग नॉन स्टैट्यूटरी, तो नॉन स्टैट्यूटरी के अंदर एग्जांपल कुछ तरीके से होती है। लेट्स से कि भाई एक पार्टनरशिप बिजनेस है, अब पार्टनर कह रहे हैं कि यार हम चाहते हैं कि आपस के कोई मामलात खराब ना हो, हम चाहते हैं कि जी साल में एक बार ना कोई एक बंदा आके इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख ले और इस पे ओपिनियन दे दे। तो हाँ, आपने कहा भाई ये ले लो, सही है, हम 25 लाख रुपए चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा यार देखो हमारा इतना बड़ा कोई काम कारोबार नहीं है, 25 लाख रुपए की तुम बातें कर रहे हो, एक काम करो 5-6 लाख रुपए ले लेना, काम करके दे दो। आपने कहा फिर ऑडिट नहीं होगा, फिर बेटा रिव्यू होगा। फिर ऑडिट नहीं होगा, फिर रिव्यू होगा। तो कहने का मकसद कुछ तरीके से कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू, तो रिव्यू क्या होता है? रिव्यू एक नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के तौर पे भी यूज हो सकता है, जिसमें सरसरी तौर पे कुछ मामलात के तौर पे अगर आप किसी बंदे से इंडिपेंडेंटली कुछ चेक करवाना चाह रहे होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिव्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। अब नाउ कमिंग बैक टू इट तो बेसिकली IAASB ने बेसिकली क्या करा है, उन्होंने 4 तरह के प्रोनाउंसमेंट्स इशू कर रखे हैं। वन ऑफ देम इज आइजा। तो तमाम के तमाम जो ऑडिट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पे आइजा अप्लाई होता है। सही? अच्छा जी, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट्स, तो रिव्यू एंगेजमेंट्स में जरा कॉन्सेप्ट समझना। वो रिव्यू एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो रिव्यू एंगेजमेंट्स होंगी वो बेसिकली रिव्यू एंगेजमेंट जो है ना, वो किस पे अप्लाई होंगी? वो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल। फिर देन देयर इज दिस अश्योरेंस एंगेजमेंट और देन देयर इज दिस रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा इसको भी आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज दिस अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड व्हाट इज दिस रिलेटेड सर्विसेज एक्सेट्रा। देखिए, जब भी हम ऑडिट का वर्ड पढ़ते हैं ना, तो ऑडिट का वर्ड पढ़ते हैं तो हम ऑडिट के सब्जेक्ट्स का जो नाम होता है यूजुअली वही होता है, ऑडिट एंड अश्योरेंस। ऑडिट के सब्जेक्ट का जो नाम होता है ना, वो यूजुअली मेजोरिटी केसेस के अंदर क्या होता है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ऑडिट एंड अश्योरेंस क्यों नाम होता है। ऑडिट, तो आपको पता है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट सिंपली जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एग्जामिनेशन है, दैट इज एक्चुअली द ऑडिट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एग्जामिनेशन है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ऑडिट। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस, अश्योर कहते हैं ना, आई अश्योर यू, मैंने आपको श्योरिटी दी, आई एम अश्योरिंग यू, आई एम गिविंग यू कॉन्फिडेंस, थिंग्स लाइक दैट। सो बेसिकली जो अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टू इनहांस कॉन्फिडेंस। अश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है टू इनहांस कॉन्फिडेंस। तो यूजुअली ये जो वर्ड होता है ना, ऑडिट एंड अश्योरेंस, तो ऑडिट एंड अश्योरेंस क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, तो एग्जामिनेशन करने के बाद आप फिर एक रिपोर्ट भी पब्लिश करते हो। उस रिपोर्ट के थ्रू आप बताते हो कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जो रिपोर्ट होती है भाई, दैट रिपोर्ट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी योर अश्योरेंस। वो जो रिपोर्ट होती है, दैट रिपोर्ट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अश्योरेंस। तो ऑडिट एंड अश्योरेंस, ऑडिट मीन्स यू आर एग्जामिनिंग, and then assurance is that you are giving confidence, you are enhancing confidence of the user on this financial state। अगली बात करते हैं। अब अगली अगर मैं बात करूं और अगली थोड़ी सी डिस्कशन करूं तो उसको जरा समझना। वो ये है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली मुख्तलिफ तरह की अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मुख्तलिफ तरह की जो अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स किसको कहा जाता है? अश्योरेंस एंगेजमेंट्स उन एंगेजमेंट्स को कहा जाता है जिसमें आप अश्योरेंस देते हो, जिसमें आप रिपोर्ट देते हो, जिसमें आप श्योरिटी देते हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, those assurance engagements could be for the historical financial statements. Those assurance engagements could be for other than historical financial statement। मैं रिपीट करता हूँ, आपके जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होंगी वो एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होंगी, एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होंगी। तो क्या मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम नॉर्मली ऑडिट कर रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली पास्ट बैक डेटेड फाइनेंशियल्स के ऑडिट कर रहे होते हैं ना, करंट फ्यूचर की फाइनेंशियल का तो नहीं कर रहे होते। तो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो होती हैं, उनका जो नाम है उनका नाम है ऑडिट, और उनका नाम है रिव्यू। उनका नाम है ऑडिट और उनका नाम है रिव्यू। सही है। अच्छा जी, और ये जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है देखें। इसकी मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू कुड हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि लेट्स से कि मैं एक बात करता हूँ विच इज अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बात करी अबाउट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप एक बैंक के पास चले जाएं और आप एक बैंक के पास जाके उस बैंक को बोलें कि यार भाई हमें लोन दे दे। आप उस बैंक के पास चले जाएं और उस बैंक के पास जाके आप बोलें कि भाई मुझे लोन दे दे। तो बैंक क्या कहेगा, एक कोलैटरल आपसे सिक्योरिटी तो मांगेगा, लेकिन सिक्योरिटी मांगने के साथ साथ बैंक जो है वो आपको कहेगा भाईजान फ्यूचर का फोरकास्ट तो बताओ, आगे क्या होगा। आपने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने कहा नेक्स्ट ईयर मेरी सेल्स जो है वो ये होंगी, उसके बाद जो है ना ईयर 2 के अंदर मेरी सेल ये होंगी, ईयर 3 के अंदर मेरी सेल ये होंगी, ईयर 4 के अंदर मेरी सेल ये होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट कि जब आपने ये इस तरह की फाइनेंशियल्स बैंक को सबमिट करी ना, तो बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा भाई तुमने बना दी हमने देख ली, एक काम करो जाओ किसी बैंक के पास, किसी ऑडिटर के पास जाओ, उससे इस पे एश्योरेंस लेकर आओ। तो जो ऑडिटर है वो ऑडिटर क्या करेगा, जब ऑडिटर के पास जाया जाएगा, तो ऑडिटर अगर इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर्स को वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई करके इस नंबर्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा है कि यार फ्यूचर में हाँ ये होना है, फ्यूचर में ये होना है, फ्यूचर में एक्स होना है, फ्यूचर में वाई होना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब एक ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है इस तरीके का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक नॉन हिस्टोरिकल, वो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे रहा है। और जो भी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन होगा, वो ओपिनियंस के ऊपर जो आइजा जो ISAE अप्लाई होगी प्रोनाउंसमेंट, दैट इज गोइंग टू बी ISAE, इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, वो क्या होगी? ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सही, अच्छा तो हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डिफरेंट थिंग्स। तो आईएसआ हो गया, ISRE हो गया, ISAE हो गया, और ISAE के अंदर आपको पता है कि जी ये किस पे अप्लाई होगा? तो दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन अदर देन historical financial state. This is actually going to be applicable on other than historical financial state. किस पे applicable होगा? Other than historical financial state. आखिरी जो तुम्हारे पास है, that's actually termed as related services. Now, what exactly do you mean by related services? उसको मैं आपको छोटा सा concept देता हूँ। Related services की कुछ examples हैं। एक कहलाती है compilation engagement, एक कहलाती है agreed upon procedure। अब एक क्या कहलाती है आपकी compilation engagement, एक कहलाता है आपका agreed upon procedure। Now, what exactly is the difference between this compilation engagement, agreed upon procedures? Let's have a bit of a discussion about this. Basically, देखो होता क्या है? होता कुछ तरीके से कि अगर लेट्स से कि एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त वो कंपनी IFRS फॉलो कर रही है। तो अगर एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त वो IFRS फॉलो कर रही है, तो उस केस के अंदर होगा क्या, उसको जरा समझने वाली बात है। उस केस के अंदर होगा कुछ तरीके से कि भाई अगर वो IFRS फॉलो कर रही है, तो उसको एक जना बेसिकली या तो चार्ट अकाउंटेंट चाहिए, या कोई करीब करीब जैसे ACCA इस तरह का बंदा चाहिए, जिसको कम से कम IFRS की ग्रिप हो, जिसको IFRS की अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरह का आपको बंदा चाहिए। सही है? अब आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे उसको जरा समझना। आप करोगे कुछ तरीके से भाई कि मैंने आपको कहा कि जी आपको चार्ट अकाउंटेंट चाहिए। अब एक SME होती है ना, वो SME ना मल्टीपल चार्ट अकाउंटेंट जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई IFRS compliant financial तो बनानी है, but they may not be able to accommodate, they may not be able to afford chartered accountant, or even if they are able to afford, they are not able to attract, because भाई होता ये है कि बंदा बोलता है भाई छोटी जगह पे काम क्यों करूं, बड़ी जगह पे काम क्यों ना करूं। होता है ना अक्सर, वो बेचता बंदा बोलता है यार छोटी जगह पे काम क्यों करूं, क्यों करूं, बड़ी जगह पे काम क्यों ना करूं। तो बेसिकली अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अट्रैक्शन का भी एक एलिमेंट होता है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप कर ये सकते हैं कि आप अपनी अकाउंटिंग करें, और अकाउंटिंग करने के बाद आप क्या कर दें, आप अकाउंटिंग करने के बाद नेक्स्ट काम ये कर दें कि आप किसी जो है वो फर्म को एंगेज करें, और फर्म को एंगेज करके आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन का टास्क दे दें। आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन का टास्क दे दें। Now when we talk about giving a task for the compilation of financial statement, what exactly do you mean by compilation task for the financial statement? उसको जरा समझ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन का जो टास्क होगा, वो टास्क को जिस तरीके से होगा कि आप कहोगे कि भाई देखो बात समझो, जरा बात देखना, वो ये है कि ये क्या करेंगे, ये करेंगे कुछ तरीके से कि ये IFRS की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देंगे। अब चाहे वो SOFP हो, चाहे वो SOCI हो, चाहे वो नोट्स टू द अकाउंट हो, वगैरह 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 वगैरह, वो तमाम की तमाम चीजें वो आपको अपडेट करके देंगे। तो ये कहलाता है बेसिकली कंपाइलेशन एंगेजमेंट, एंड दिस फॉल्स अंडर रिलेटेड सर्विसेज। दिस फॉल्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। तो ISRS इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो मेजर मकसद होता है, वो मेजर मकसद यही होता है कि जी ये मुख्तलिफ तरह की एंगेजमेंट, ये मुख्तलिफ तरह के प्रोनाउंसमेंट्स अलग अलग तरह की एंगेजमेंट्स पे अप्लाई होंगी, ताकि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फर्म हो आप, तो बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फर्म, आपको किस 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 तरीके से इसको कवर अप करना है। चलो, अब ना आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अबाउट द CFAP 6 कि CFAP 6 में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। तो CFAP 6 में आपके आइजा की भी कंप्लीट एप्लीकेशन है,
आपकी ISRE की एप्लीकेशन भी है, आपकी ISAE की एप्लीकेशन भी है, और आपकी ISRS की एप्लीकेशन भी है। तमाम की तमाम चीजों की एप्लीकेशन, किसकी? आइजा की, ISRE की, ISAE की, ISRS की, इन तमाम की तमाम चीजों की एप्लीकेशन। सही जी। अच्छा, प्लस इन एडिशन टू दिस कोड ऑफ एथिक्स, प्लस ISQC जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, इसकी भी एप्लीकेशन। सो आपका जो CFAP 6 का सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए वी वुड हैव टू गो थ्रू ऑल दीज, प्लस इन एडिशन टू दिस हमें IFRS भी कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अकाउंटिंग जहाँ पे खत्म होती है वहां पे ऑडिट शुरू होता है, जहाँ अकाउंटिंग खत्म होगी वहां पे ऑडिट शुरू। जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ एन आइडिया, मैंने यहाँ पे इस वक्त जो है वो सिलेबस तो ICAP का ओपन करा हुआ था ना, अब मैं सिलेबस में आपको लेके जाता हूँ ऑन टू पेज नंबर, ओके सो हियर यू गो, पेज नंबर 26 ऑफ द सिलेबस, जिसमें आपके पास CFAP 6 ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज की डिटेल गिवन है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपको कह रहा है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 से 30 मार्क, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क 15 से 20 मार्क। मतलब बेसिकली ये प्योर हार्डकोर ऑडिट की जो गेम है वो तकरीबन जो है ना 25 मार्क ये और 15 मार्क ये, 40 तकरीबन 45 मार्क की गेम है, जो कि प्योरली ऑडिट है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, रिस्क के रिस्पॉन्सेज वगैरह वगैरह वगैरह। तकरीबन जो है ना आपके पास 20-25 मार्क जो है वो ऑडिट रिपोर्ट, कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, ये तमाम चीजों के। देन फिर स्पेशलाइज एरियाज, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, तो बाकी जो 3 तरह की एंगेजमेंट है वो तकरीबन आप समझे 20 मार्क है, और एथिक्स क्वालिटी कंट्रोल 12-15 मार्क है। दिस इज व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट। अच्छा अब देखें, आप जरा समझिएगा हम क्या करेंगे। हमारा जो कोर्स है वो हमारा कोर्स हाइब्रिड है, इट्स नॉट 100% रिकॉर्डेड, इट्स नॉट 100% लाइव, इट्स अ हाइब्रिड कोर्स, जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे और जिसके अंदर आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये वो कोर्स होगा कि जिस कोर्स के अंदर जो है आई वुड बी टेकिंग यू थ्रू द सिलेबस एरियाज, और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि द मोमेंट आई एंड वन एरिया ऑफ द सिलेबस आई टेक यू पीपल थ्रू द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस pertaining टू दैट स्पेसिफिक एरिया, सो दैट आपको आसानी रहे, सो दैट आपको सुकून रहे कि हाँ यार किस किस तरीके से इन सब कुछ को कवर कर। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था विद रिस्पेक्ट टू CFAP 6, और समझाने का मकसद था कि भाई ये तमाम की तमाम चीजें एप्लीकेबल है, पूरा कोर्स कंटेंट है, पूरा कोर्स का करिकुलम है, एंड इट्स अ डिटेल्ड करिकुलम, दैट्स हाउ थिंग्स आर एक्चुअली गोना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितनी हमने डिस्कशन करी, जितनी हमने बात करी है वो समझ में आई होगी, और जो है क्या बोलते हैं कि इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस विद दिस ऑडिट कोर्स, सो यू वुड एक्चुअली एंजॉय इट, यू वुड एक्चुअली एंजॉय द होल कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, यू वुड एक्चुअली लव टू स्टडी दिस ऑडिट कोर्स। तो भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है विल टेक इट थ्रू और फिर सिलसिले को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह।